एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए आज हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मौलिक अधिकार के बारे में। और मौलिक अधिकार के तहत हम कौन सा अधिकार देख रहे हैं? स्वतंत्रता का अधिकार। कितने से कितने अनुच्छेद में है? 19 से 22 तक। तो हमने 19 और 20 पहले ही फर्स्ट वीडियो में देख लिए हैं। आज हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 21 के बारे में। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 21 में ये देखिए, जो मैं डेफिनेशन पढ़ूंगी एज इट इज संविधान में इसी तरीके से लिखी गई है, समझाऊंगी, टेंशन ना लीजिए। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण अर्थात हमारी जान कहते हैं हम, जिसे कहते हैं ना हमारे अंदर जान है, जान है, जहान है, हमारे प्राण है, आत्मा है। तो प्राण अर्थात प्राण और दैहिक अर्थात हमारे जो शरीर है, देह है, शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी जान पर हमारी अपनी जान पर हमारा अधिकार ना होकर किसी और का, राज्य का अधिकार है या किसी और का अधिकार है, हमारे शरीर पर हमारा अधिकार ना होकर किसी और का अधिकार है। तो इसके संरक्षण के लिए, यानी कि हमारे प्राण और हमारी देह अर्थात शरीर के संरक्षण के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या बातें कही गई हैं इससे संबंधित। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। क्या कहा गया है? अर्थात मृत्यु कहा गई है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी कि जो हमारी स्वतंत्रता, सीधे तौर पर आप बात कहें तो इसमें यह बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता, इन दोनों का तात्पर्य अगर आप देखें तो यही है कि अगर किसी व्यक्ति को मौत की सजा देनी है तो उसे तभी उसी अनुरूप दी जाएगी जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। आप देखते हैं, हाँ वैसे तो ये समय समय पर मांग उठती रही है और उठती भी रहती है कि क्या मौत की सजा होनी चाहिए, फांसी होनी चाहिए, ये बात उठती रहती है। परंतु कुछ इतनी जघन्य अपराध होते हैं, किए जाते हैं कि बस ऐसा लगता है कि मौत से कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती। और हमारे देश में भी मौत की सज़ा दी गई है, फांसी दी गई है। परंतु रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में, मतलब जब कोई ऑप्शन ही नहीं है कि भाई फांसी ही, इससे कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती, तो ये कहा गया है कि अगर किसी की जान लेनी भी है, किसी को मृत्युदंड देना भी है, तो ऐसे ही नहीं कि सीधे गए हाँ जी आपको मृत्युदंड मिलेगा, हम आपके दुश्मन हैं, आपने ये कहा, आपने ये गलती कर दी थी, मेरे को चांटा मार दिया था, या कुछ भी छोटी मोटी बात पे सीधे सिर्फ अपने दुश्मनी निकालने के लिए मृत्युदंड दे दिया सामने वाले को। दंड क्या दिया? सिर्फ मृत्युदंड दे दिया। नहीं, हमारे यहाँ पर फांसी दी जाती है, बिल्कुल दी जाती है, मृत्युदंड दिया जाता है, परंतु रेयरेस्ट केस में, और वो भी जो विधि के द्वारा, विधि अर्थात संविधान में जिस तरीके की प्रक्रिया दी गई है उसके तहत ही हम किसी को, हम अर्थात हमारा जो संविधान है, हमारी न्यायपालिका है, वो किसी को मृत्युदंड दे सकती है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे नहीं है कि सब अपने आप ही सिर्फ बात कह देंगे मृत्युदंड मिलना है, छोटी से छोटी बात पे, किसी भी बात पे सीधा क्या सजा है जी, मृत्युदंड है। नहीं, बिल्कुल नहीं। रेयरेस्ट से रेयरेस्ट केस में है हमारे यहाँ फांसी। और आप देखते भी हैं कि इतने साल हो गए हमारी स्वतंत्रता हमें मिले हुए, हमारे देश को, हमारे को आज़ादी मिले हुए, परंतु बहुत कम, मतलब जब काम ही ऐसा किया है, इतना जघन्य अपराध है कि फांसी से तो कोई, मतलब फांसी तो होनी चाहिए, उससे कम सज़ा तो हो ही नहीं सकती। तो फिर क्या किया जाएगा? आपने देखा निर्भया केस में फांसी हुई, कसाब को फांसी हुई थी। तो ये कुछ ऐसे इस तरीके के अपराध हैं, क्योंकि कसाब का क्या अपराध था? वो हमारी देश की एकता, अखंडता, मतलब हमारे देश पर ही आघात कर रहा था। तो कुछ तरीके के, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जघन्य, जिनके लिए माफ़ी मिलना या सज़ा, उम्र कैद या कम सज़ा भी ऐसी लगती है, बहुत कम है सज़ा, ऐसा लगता है पता नहीं कितनी बड़ी सज़ा दी जाए, तो कितनी बड़ी सज़ा में तो सिर्फ मृत्युदंड तक ही पहुंच है। तो यही कहा गया है यहाँ पर कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। जो विधि में की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, जो निर्धारित की गई है हमारे यहाँ, उसी के अनुसार उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, वरना नहीं दिया जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं ये क्या कहता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसमें क्या क्या अधिकार दिए गए हैं हमें, और क्या क्या बातें कही गई है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पुलिस निर्दयता, एक ये शब्द भी है, पुलिस निर्दयता, यानी कि अगर पुलिस निर्दयता का व्यवहार करती है, आपको देखते हैं ना, हमारे भारत की पुलिस, तो मैं ये नहीं कह रही सब एक जैसे होते हैं, परंतु फिर भी कुछ मामलों में आप सब जानते हैं थोड़ी बहुत भारतीय पुलिस है, बातें उठती रहती हैं समय समय पर भारतीय पुलिस के ऊपर। तो ये कहा गया है कि अगर हो सकता है पुलिस वाला कोई अपनी पर्सनल दुश्मनी निकाल ले, कुछ इस तरीके से निर्दयता करे, उसको इस तरीके से टॉर्चर करे जिससे उसकी मौत हो जाए। तो ये कहा गया है कि पुलिस की निर्दयता में भी ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि ये इसका हनन नहीं होना चाहिए अगर वो पुलिस कस्टडी में भी है तो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आपने देखा भी था, और देखा क्या, आप समय समय पर ये चीज़ देखते रहते हैं कि कई बार मतलब हद कर देते हैं, ज़बरदस्ती उसकी इतनी निर्दयता से व्यवहार किया जाता है। तो ये कहा गया है कि पुलिस की निर्दयता से भी, यानी कि उसकी कस्टडी में है, इतनी निर्दयी नहीं होनी चाहिए कि उसकी प्राण और जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसका हनन हो। कारावास के दौरान मार दिया जाना, आप देखते हैं कई बार कारावास यानी कि जेल की सज़ा जब काट रहे होते हैं तो उस समय मार दिया जाता है, या फिर कैदियों में ही आपस में। ये केस भी हुआ था, एक कैदी को जो था वहाँ पर जेल में बंद, उसको कुछ कैदियों के द्वारा मार दिया गया था। तो इसमें भी कहीं ना कहीं उनकी कमी थी। किसकी कमी थी? वहाँ का जो देख रेख करने वाले थे। तो ये बात कहा गया कि ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए कि अगर आप एक सज़ा भुगत रहे हैं, आपको इससे पहले भी बताया था ना कि सज़ा, एक काम अपराध के लिए एक ही सज़ा, एक सज़ा ही तो भुगत रहे हैं आप, वहाँ जाकर कारावास में हैं, और ऊपर से आपको मार दिया गया। ये क्या न्याय है? तो ये नहीं है कि आप कारावास में, आप किसी ने कोई आया, आप दुश्मनी निकालने, उसको ऐसा लगा नहीं इसको तो इतनी सज़ा कम मिले, इसको तो मृत्युदंड होना चाहिए। अरे आपके हिसाब से थोड़ी ना चीज़ें चलेंगी। तो ये कहा गया है कि कारावास के दौरान मार दिया जाना, ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। एकांतता का अधिकार, यानी कि आप देखते हो टैपिंग, कई बार जो क्राइम है उसको अपने पकड़ में लाने के लिए या क्रिमिनल तक पहुंचने के लिए फ़ोन भी टैप किए जाते हैं। क्या होता है, परंतु वो जो फ़ोन टैप किए जाते हैं वो कानूनी राइट के तहत किए जाते हैं। जब मतलब उनको कुछ अधिकार होते हैं पुलिस वालों को कि हाँ किस स्तर तक जाकर और किन लोगों का, तो इस बारे में उनको डिटेल बताया जाना। ऐसा नहीं है कि भाई पुलिस वाले हैं तो किसी का भी फ़ोन टैप कर लेंगे, या हम और आपको हैकिंग आती है या टैपिंग करनी आती है हम कर लेंगे, ये सब गलत है। हैकिंग, टैप, किसी की बातें सुनना, किसी का फ़ोन टैप करना, हैक करना, ये क्या है? सब असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, और ना ही पुलिस भी इस चीज़ का इस्तेमाल बिना किसी सॉलिड, भाई अगर उस पुलिस को फ़ोन टैप करना है, पुलिस टैप करती है ना, परंतु उसके वो एक सॉलिड रीज़न से करती है कि मजबूरी है, फ़ोन टैप करना पड़ेगा क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, चीज़ें करनी पड़ेगी इस सबूत तक पहुंचने के लिए कि ये जो पर्दाफाश है, कोई गुनाह किया गया है, कि इसको सही इंसान तक पहुंचा जा सके कि काम किया करना है। परंतु पुलिस पर भी रिस्ट्रिक्शन है कि ऐसा नहीं है वो किसी का भी फ़ोन टैप कर देगी, और हम और आप भी किसी के फ़ोन का टैप नहीं। और आप देखते भी हैं, आप लोग अपने पासवर्ड रखते हैं, फ़ोन वगैरह में रखते हैं ना, आवश्यक नहीं है कि आप वो, अगर दूसरा कोई पूछ रहा है वो ज़बरदस्ती आपसे करे कि भाई पासवर्ड बता। क्यों बताए? एकांतता का हमारा अधिकार है ये, इसीलिए तो रखते हैं। तो फ़ोन टैपिंग करना, हैक करना या किसी का पासवर्ड जानना, ये सब गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। इसको निजता के अधिकार के तहत भी रखा गया। आपने देखा आधार कार्ड को लेकर कितने बड़े स्तर पर निजता के अधिकार को लेकर मांग उठी,
और एक अडल्ट्री का केस भी हुआ निजता के अधिकार को लेकर। अडल्ट्री अर्थात व्यभिचार, हिंदी में कह सकते हैं अव्यभिचार, गलत काम, आवारापन, गलत मतलब समाज के नज़रों में आप कह सकते हैं कि पहले उस समय कहा जाता था अडल्ट्री को कि गलत कार्य, गलत व्यभिचार, आवारापन मतलब आवारागर्दी, आप अगर आम भाषा में कहना चाहें तो आवारापन, अगर आप आम भाषा बोलते हैं तो व्यभिचार अर्थात आवारापन। अडल्ट्री को लेकर निजता के अधिकार से कैसे मांग उठी? एक हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, उसकी जो वाइफ थी वो देर रात तक फ़ोन पर बात कर रही थी। अब हस्बैंड ने उनसे पूछा कि भाई किससे बात कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया। इस बात पर दोनों का डिवोर्स हो गया। अब डिवोर्स हो गया तो वाइफ सीधा कोर्ट चली गई, ठीक है, सीधा हाई कोर्ट गई और वहाँ पर ये कहा, उसने बताया कि भाई ये मेरा अधिकार है, मेरी निजता का अधिकार है, मैं किससे बात कर रही हूँ, मेरे फ़ोन का पासवर्ड क्या है, ये नहीं। और ये बात ठीक भी है, अगर आप किसी से शादी करते हो, चीज़ें करते हो तो आप उसके, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल उसके गुलाम हो गए हो, बिल्कुल गुलाम नहीं, आपको भी जीवन जीने का अधिकार है, बिल्कुल है, आपकी भी कुछ पर्सनल चीज़ें हो सकती हैं। तो इसमें यह कहा गया, तब कोर्ट ने अडल्ट्री, व्यभिचार को ये बात कहा गया, व्यभिचार अडल्ट्री से तात्पर्य है, पहले क्या होता था कि अगर कोई शादीशुदा महिला किसी गैर पुरुष से रिलेशन में होती है, अफेयर होता है उसका, तो क्या होता था कि पुरुष को दोषी ठहराया जाता था कि महिला तो नॉर्मल मतलब जाने अनजाने उसको तो कोई भी बहला फुसला सकता है। ये चीज़ मानी गई थी, ये चीज़ मानी जाती थी कि महिला को तो कोई भी बहला फुसला सकता है, वो किसी के भी बहकावे में आ जाती है। तो जो दोषी ठहराया जाता था, सजा दी जाती थी, वो उस पुरुष को दी जाती थी जिसके साथ उसका अफेयर था, शादीशुदा महिला का अफेयर था। तो ये तो गलत बात हो गई ना, क्योंकि कहीं ना कहीं, ठीक है, हाँ ये बात बिल्कुल मैं मानती हूँ, हाँ हर सभी चीज़ों पर, सभी लड़कों पर ये बात लागू नहीं होती है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही है, सभी आदमियों पर भी ये बात लागू होती है, परंतु परसेंटेज ज़्यादा है इस तरीके के लड़कों की, आदमियों की, कि वो बहला फुसला लेते हैं। और बहलाने फुसलाने के मामले में लड़कियों की ज़्यादा परसेंटेज है कि वो ज़्यादा बहला फुसला जाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ सब एक जैसे कि सारी बहलती फुसलती हैं या सारे ही लड़के बहलाते फुसलाते हैं, सबको नहीं कह रही, परंतु है कि परसेंटेज ज़्यादा है। वो जो अच्छे हैं, जो नहीं बहलाते फुसलाते, जो अपनी मन मर्जी से वो करते हैं, अफेयर रखते हैं, वो कम परसेंटेज है। तो पहले ज़्यादातर ये माना जाता था कि जो लड़के होते हैं वो तो, ये आदमी है, वो बहला फुसला लेते हैं और महिला बहुत आसानी से महिला को बहला फुसला लिया जाता है। तो जो दोषी माना जाता था, पुरुष को माना जाता था, उसको सजा दी जाती थी। परंतु अब क्या कर दिया गया अडल्ट्री के तहत, अब ये कह दिया गया है कि अगर इस तरीके का कोई अफेयर होता है शादीशुदा महिला का किसी अन्य पुरुष से, आदमी या, तो क्या होगा, अब सज़ा नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की मनमर्जी तो होगी ही। उस समय तो मनमर्जी होगी, दोनों की मर्जी होगी ना, दोनों के मन में बात हुई होगी, तभी उनका अफेयर हुआ। तो ये बात कह दी गई, अडल्ट्री व्यभिचार के लिए बात क्लियर कर दी गई कि अब सज़ा नहीं मिलेगी। पहली बात तो सज़ा को ख़त्म कर दिया गया, और साथ ही साथ ये कहा गया कि अगर इस आधार पर जो उस महिला का पति है या वो जो पुरुष है दूसरा, उसकी वाइफ है, तो वो उसको डिवोर्स के लिए मांग कर सकता है कि हाँ डिवोर्स ले सकता है, परंतु ये नहीं है कि अब सज़ा दिलवाई जाएगी, ठीक है। तो ये बात क्लियर रखिएगा। तो अडल्ट्री में पहले क्या होता था, उस पुरुष को सज़ा दिलाई जाती थी। अब क्या गया है कि दोनों का ही दोष, कि कहीं ना कहीं उस समय तो दोनों की मर्जी होती है ना। हाँ ये बात ठीक है, हमारे यहाँ देश में ऐसी चीज़ें हैं ज़्यादातर कि बहलाना फुसलाना पहले बड़े स्तर पर होता था, परंतु अभी जो समय है वो थोड़ा थोड़ा जागरूकता की ओर बढ़ रहा है। औरतें भी खड़ी हो रही हैं, अपनी बात उठा सकती हैं, परंतु अभी उतने बड़े स्तर पर नहीं हुआ है, ठीक है। तो निजता का अधिकार समझ में आ गया। तो निजता का अधिकार भी इसी अधिकार के तहत है, राइट टू प्राइवेसी, जो आप पासवर्ड वगैरह डाल के रखते हैं, क्लियर है। पर्यावरण यानी कि हमारा आसपास का वातावरण, आप देखते हैं दिवाली वगैरह पे बड़े
आसपास प्रदूषण, और इस पूरे विश्व में ही इस प्रदूषण के स्तर पर बातचीत होती रहती है कि प्रदूषण का स्तर गिर रहा है। तो जो हमारे देश में भी इसको एक ये माना गया है कि हम जो हैं नागरिक हैं हमारे देश के, हम और आप नागरिक हैं, या सभी लोगों को शुद्ध वातावरण मिलना चाहिए। समय समय पर आप देखते हैं ना, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे नियम कानून तरीके अपनाए जाते हैं कि जिससे हमारा पर्यावरण, हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध रहे। आप गाड़ियों को भी देखते हैं ना, गाड़ियों के BS6 मानक के वाहन, कि जिससे कि कम से कम प्रदूषण हो। तो कुछ ऐसे उपाय समय समय पर किए जाते हैं सरकार के द्वारा कि हमारा जो वातावरण है वो शुद्ध रहे। तो ये भी हमारे इसी अधिकार के तहत आपसे पूछा भी जा सकता है कि ये जो पर्यावरण संबंधी अधिकार है कि हमारा आसपास का वातावरण शुद्ध हो, हमें शुद्ध वायु मिले, हम शुद्ध खुली वायु में स्वच्छ हवा में सांस ले सके, तो ये भी हमारे आर्टिकल 21 के तहत ही हमें प्राप्त है। ठीक है। और एक और बात, नींद लेने का अधिकार, यानी कि नींद, गहरी नींद, नींद लेने का अधिकार, आराम से सोने का, यानी कि नींद लेना आवश्यक है, ये गवर्नमेंट ने माना है। और ये माना कब कि भाई नींद लेना भी हमारा मौलिक अधिकार है। तो ये माना कब? बाबा रामदेव जी, आप जानते हैं अब तो बड़े स्तर पर बिजनेस भी हो गए हैं उनके, रामदेव बाबा के अच्छे प्रोडक्ट भी आ गए हैं, मेड इन इंडिया, है ना। तो रामदेव बाबा जी जंतर मंतर पर जब धरना दे रहे थे तो उनको रात में 1-1:30 बजे 2 बजे के करीब आई थिंक, तो मतलब उस समय गहरी नींद में थे जब उनको उठाया गया वहाँ से गिरफ्तार करने के लिए। तब उन्होंने अपील करी कोर्ट में, तब वहाँ पर ये वर्डिक्ट आया कि ऐसा नहीं है कि आप किसी की नींद में विघ्न डालेंगे। तो गहरी नींद लेना, आराम से सोना भी हमारा मौलिक अधिकार है कि नींद लेना आवश्यक है। आप देखते हैं समय समय पर ये बात उठती रहती है कि भाई डीजे 10 बजे के बाद नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 बजे के बाद हो सकता है आपके लिए तो वो फंक्शन हो, परंतु जो आपके आसपास हैं, आपके पड़ोसी हैं, वो गहरी नींद ले रहे हो तो उनकी गहरी नींद का तो हनन है ही ना। तो मैंने आपको पहले भी ये बात बताई कि हमारी स्वतंत्रता तब तक है जब तक हम किसी दूसरे नागरिक की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। अब आप कहें कि हमारी स्वतंत्रता है, हमारे घर में शादी है या फंक्शन है इसलिए हम तो पूरी रात बजाएंगे। अरे आप देखिए आसपास पड़ोस में ऐसा तो है नहीं, आप जंगल में जाके रहते हैं, जंगल में, ठीक है, जंगल में जाइए, परंतु जंगल में भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे जानवर परेशान होंगे शोर से। तो आप क्या करेंगे? आपके आसपास से आपकी स्वतंत्रता के कारण बाकी लोग तो परेशान हो रहे हैं ना। तो इसलिए क्या कहते हैं ना कि भाई 10 बजे तक बजाइए, या फिर समय समय पर ये बात उठती रहती है कि भाई बीच में किसी का फंक्शन भी जाकर रुकवा सकते हैं। कहते भी हैं कि तेज आवाज़ में डीजे मत बचाइए, नॉइस पॉल्यूशन होता है ना, ध्वनि प्रदूषण। हम ये भी कह सकते हैं कि आप बंद कीजिए, हमें परेशानी हो रही है, ध्वनि प्रदूषण फैल रहा है। तो ये सारी चीज़ें भी आर्टिकल 21 के तहत ही हैं, जो हम बंद करवाते हैं चीज़ें कि ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आवाज़ कम करो, डीजे इतने बजे तक नहीं बजना चाहिए, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता है, हमें खुशी है, ठीक है, हम बजा रहे, परंतु आसपास की स्वतंत्रता को तो हनन हो रहा है ना। और हमारी स्वतंत्रता तब तक ही है जब तक हम किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते। याद रखिएगा आप ये बात। अपराधियों को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया, ठीक है, ये जो अपराधियों को जो गिरफ्तार किया जाता है उसमें भी वो प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए जिससे उनकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो, क्योंकि आपने गिरफ्तार किया है, आप मौत की सजा थोड़ी ना दे रहे हैं। तो गिरफ्तार जिसको किया गया है वो भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनकी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का हनन हो। आजीविका का अधिकार तथा राज्य के कर्तव्य, यानी कि हमारे रोजगार का अधिकार भी हमारे मौलिक अधिकार में आता है। राज्य का ये कर्तव्य है कि वो ऐसी, आप देखते हैं समय समय पर हमारी सरकार के द्वारा रोजगार सृजन करने के लिए नए नए कार्यक्रम चलाए जाते हैं कि जिससे नए ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार उत्पन्न हो। बाहर से विदेशी आए, इन्वेस्ट करें हमारे यहाँ पर आकर हमारे देश में, जिससे रोजगार
बढ़े, हमारे देश के नागरिकों को रोजगार मिले, और सरकारी नौकरियां तो निकालते ही रहते हैं टाइम टाइम पर। तो आजीविका का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और राज्य का कर्तव्य है कि वो इस तरीके की वातावरण बनाए, इस तरीके की चीज़ें बनाए जिससे रोजगार सृजन हो, रोजगार पैदा हो, जिससे हम और आपको रोजगार मिल सके। जो रोजगार मिलेगा, हम रोजी रोटी कमाएंगे तो अच्छा गरिमामय जीवन व्यतीत करेंगे। जो हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं, शिक्षा है, खाना पीना है, उनकी पूर्ति कर पाएंगे। जब हम रोजगार करेंगे तभी तो ये सारी पूर्ति कर पाएंगे। रोजगार करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो हम बाकी की ज़रूरतें भी पूरी कर पाएंगे अपनी। शीघ्र विचारण का अधिकार। शीघ्र विचारण से तात्पर्य है, हमारे यहाँ पर ये कहा गया है कि किसी भी प्रकार, आप देखते हैं ना न्यायालय वगैरह में बहुत लंबे स्तर पर प्रक्रिया चली जाती है। एक केस 10 साल पहले, 10 साल क्या, कई बार तो केस चलता रहता है, लंबे बड़े स्तर चलता रहता है, और उस व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है, परंतु वो केस ख़त्म नहीं होता। तो परंतु न्यायालय की तरफ से कहा गया है कि फैसले को जल्दी से जल्दी, इतना जल्दी भी नहीं कि उसके सभी पक्ष को अच्छे से ना देखा जाए, सभी पक्ष को जांच परख के अच्छे से शीघ्र विचारण, यानी कि शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि अगर न्याय भी, अब जब वो इंसान ही नहीं रहा जो न्याय मांग रहा था, या इतना टाइम हो गया, जो न्याय आपको 2 साल में, 1 साल में दे देना चाहिए था, वो आप 10 साल बाद दे रहे हैं, उसके जीवन के बाद दे रहे हैं, तो उस न्याय की भी क्या वैल्यू रही। इतनी तो उसने परेशानियां उठा ली होंगी, उसे खुद ऐसे लगने लगा होगा कि मैं ही दोषी हूँ। और ऐसा होता भी है ज़्यादातर। आप देखते हैं ना, अगर छेड़खानी के मामले दर्ज करवाने हैं तो बहुत किसी या कोई भी मामला, सबसे पहले अगर आप किसी के खिलाफ रिपोर्ट करने गए हैं ना, और ख़ासकर लड़कियों से संबंधित, जैसे किसी ने छेड़ दिया, किसी ने कुछ गलत कमेंट किया, तो इसलिए ज़्यादा और रिपोर्ट करने नहीं चाहते, क्योंकि उनको ये ऐसा लगता है कि हमसे ही ऐसे पूछताछ की जाएगी जैसे उन्होंने हमें नहीं छेड़ा हो, हमने उन्हें छेड़ दिया हो। यानी कि क्राइम उन्होंने नहीं किया जिनके खिलाफ हम रिपोर्ट करने गए हैं, परंतु हमने किया हो। तो कुछ समय जब न्याय प्रक्रिया इतनी लंबी हो जाएगी तो वो न्याय भी किस काम का रहेगा। इंसान खुद ही ये सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, ऐसा लगने लगेगा कहीं मैं ही तो मुजरिम नहीं हूँ। और इस तरीके की चीज़ें होती भी है। इस तरीके की आप देखते हैं कि जब वार्तालाप चीज़ें पूछी जाती है तो इस तरीके से पूछी जाती है, खासकर लड़कियों के मामले में आप रेप वगैरह उसमें देखते हैं जब, तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या मतलब पूछ ऐसे रहे हैं कि चोर वो नहीं, चोर तो वो है जो रिपोर्ट दर्ज कराने आया है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये उस न्याय का फ़ायदा भी क्या, न्याय मिलना चाहिए, न्याय त्वरित भी होना चाहिए, एक टाइम पीरियड बिल्कुल होना चाहिए। और ये भी नहीं है कि जल्दबाजी के चक्कर में आप उसके प्रत्येक पहलू को जांचें ना, जल्दबाजी के चक्कर में निर्दोष को सजा दे दें, नहीं, आप अच्छे से चीज़ को, उसके प्रत्येक पहलू को जानिए और जो दोषी है उसे सजा दीजिए, परंतु एक टाइम पीरियड भी डिसाइड होना चाहिए, एक टाइम ड्यूरेशन भी होना चाहिए। न्याय की तरह लगे, वो सजा ना लगने लगे, न्याय की जगह वो सजा ना लगने लगे, और जिसे न्याय चाहिए वो ये ना सोचे कि कहीं मैं ही तो दोषी नहीं था। और कई बार तो उनकी मौत तक भी हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, परंतु न्याय की बस आस ही रह जाती है। मानव के अधिकार, अब यहाँ पे ये देखिए 2-3 डेफिनेशन है। मानव के अधिकारों को सुरक्षित करते समय जानवरों के जीवन को भी संरक्षित करता है अनुच्छेद 21। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये मानव की जो देह है, दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण की स्वतंत्रता है, सिर्फ उसी के बारे में बात करता है, नहीं, एनिमल्स, जानवरों के भी बारे में बात करता है। आर्टिकल अनुच्छेद 21 आपसे पूछा जा सकता है। आप देखते हैं जल्लीकट्टू, बैलगाड़ी जैसे जो खेल होते हैं उसमें प्रतिबंध लगाया जाता है या रिस्ट्रिक्शन दिए जाते हैं कि आप इस तरीके से कीजिए कि जानवर को हानि ना हो, तो वो इसी के आधार पर लगाया जाता है, अनुच्छेद 21 के आधार पर। ठीक है। व्यक्ति के प्रति लागू गरिमा का अधिकार मृत्युपरांत भी लागू होता है। यानी कि जो जीवित व्यक्ति है उसको तो ये अधिकार है ही कि वो अपना जीवन गरिमा पूर्ण तरीके से जिए, यानी कि अपनी इंटीग्रिटी के साथ।
अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा कि आप से कोई ये कह दे, आप किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, आपका वर्क है कंप्यूटर पर, और आपसे कोई जाकर ये कहे कि जाओ मेरे लिए पानी लेके ला आओ, अगर आपको ये नहीं लग रहा कि नहीं अच्छा लग रहा, मेरा काम तो नहीं है पानी लेके आना, तो मैं क्यों करूं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी गरिमा, यानी कि जो मेरी इंटीग्रिटी है, मेरी गरिमा है, उसको ठेस पहुंचेगी, मैं यहाँ पे इस काम के लिए तो नहीं हूं, ये मुझसे क्यों करवा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरी जो जीवन की गरिमा है वो खतरे में है, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हैं ना। हर इंसान को गरिमा में जीवन जीने का अधिकार है। आपसे कोई भी कोई कार्य जबरदस्ती नहीं करा सकता, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि आपसे कोई काम आपसे थोप नहीं सकता कि नहीं आप ये काम कीजिए आपकी मर्जी के बिना। तो आपको अधिकार है कि आप उस काम के लिए मना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते और आपसे कोई ज़बरदस्ती कह रहा है कि आप ये कीजिए, झाड़ू लगाइए, और आपको नहीं लगानी है, आपसे कोई कह रहा है कि मेरा ये काम कीजिए, आपको नहीं करना है, और आपको ऐसा लगता है ये मेरी इंटीग्रिटी, मेरे जीवन को, मतलब मेरी जो आत्मसम्मान है उसको हानि पहुंचेगी, हानि पहुंच रही है, मैं अगर यहाँ काम करूँगा, आप जहाँ चाहे काम कर सकते हैं, जहाँ चाहे उसे छोड़ सकते हैं। नहीं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ काम करने से मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुँच रही है, तो आप बिल्कुल छोड़ सकते हैं। आपको बिल्कुल अधिकार है कि आप अपना गरिमापूर्ण जीवन जिएं, इंटीग्रिटी के साथ जिए, अपने आत्मसम्मान के साथ जिए। परंतु सिर्फ ये जीवन तक ही नहीं है कि आप जब तक जिंदा हैं तभी तक ये अधिकार है। जब आप मर जाते हैं, मृत्यु के उपरांत, यानी कि मृत्यु के बाद भी जब तक आपका शरीर है, उसको मुखाग्नि नहीं दी गई है या उसको दफनाया नहीं गया है, आपको गरिमापूर्ण मौत का भी अधिकार है। तो ये पूछा जा सकता है कि गरिमापूर्ण जीवन के साथ साथ गरिमा में मौत का भी अधिकार है। बिल्कुल, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आप मर गए तो आपको ऐसे ही फेंक दिया जाए कि खा लीजिए जानवर। आपको अधिकार है। आप देखते हैं हमारे यहाँ अगर किसी को फांसी की सजा भी दी जाती है, वो कितना भी बड़ा दोषी हो, परंतु जो उसकी डेड बॉडी है वो सौंप दी जाती है उसके घर वालों को, क्योंकि उनकी जो मरने के बाद की क्रियाक्रम है वो उनको अधिकार है कि वो अपने तरीके से कर सके, जैसे उनके यहाँ पर रीति रिवाज हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे फांसी देकर और उसको कह देते हैं कि ले जाओ फेंक आओ जंगल में, खा लेंगे जानवर। नहीं करते ना ऐसा। अगर कोई डेड बॉडी मिलती भी है जिसका कोई वारिस नहीं होता, कोई ये नहीं कहता कि हाँ ये हमारी डेड बॉडी है, तो क्या होता है, उसके लिए भी जो पुलिस प्रशासन है चीज़ें, वो उसको बाकायदा अगर जलाना होता है तो तरीके से, इज्जत से उसकी बॉडी को दफनाते हैं या जलाते हैं। तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी, अगर वो बेशक मर भी चुका है, उसकी डेड बॉडी है, तो आप उसको ऐसे फेंक दें कि जाइए अब कोई काम ही नहीं है। तो ये बात क्लियर कीजिएगा। गरिमा में जीवन का भी अधिकार है और मौत का भी गरिमा में, यानी कि जो हमारी अंत्येष्टि हो, लास्ट का क्रियाक्रम हो, वो भी गरिमा में तरीके से हो, जिस तरीके का आपके यहाँ पर रीति रिवाज हैं कि इस तरीके से होना चाहिए। अभी एक केस भी हुआ था हाथरस वाला, जिसमें ये बात उठ रही थी, बहुत बड़े स्तर पर उठी थी कि आपको किसने अधिकार दिया कि आप ये डिसाइड कर सके कि उसको मुखाग्नि कैसे दी जाएगी, उसकी अंत्येष्टि, अंतिम क्रिया कैसे होगी। ये डिसाइड करने का अधिकार तो उसके लड़की के घर वालों का था ना। उठा था ना ये केस अभी वर्तमान में हाथरस वाले केस में कि उसकी अंत्येष्टि करने का, उसकी अंतिम विदाई करने का, उसकी अंतिम क्रिया करने का अधिकार उसके घर वालों का था। वो अपने रीति रिवाज से अधिकार करते, और लड़की का खुद का भी अधिकार था कि उसको गरिमा में मौत का भी अधिकार, यानी कि जो उसकी मौत हो चुकी है बेशक, परंतु वो जो जीवन की जो अंत्येष्टि है, अंतिम क्रिया है, वो भी गरिमा में ढंग से होनी चाहिए, यानी कि जो उसके यहाँ पर रीति रिवाज है उस तरीके से होने चाहिए। तो ये बात क्लियर रखिएगा आप कि गरिमा में जीवन का भी अधिकार है और मृत्यु के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप उसको ऐसे ही डाल दें कि अब फालतू सामान है जाओ। और हमारे यहाँ ऐसा होता भी नहीं है। फांसी, अगर आपने देखा था निर्भया केस में भी, फांसी जब हुई थी तो उनकी डेड बॉडी को ऐसे नहीं है कि पुलिस वालों ने जाकर फेंक दिया था, परंतु यहाँ जो हाथरस वाले केस में किया था बहुत गलत था ये चीज़ें, क्योंकि ये अधिकार उस लड़की के घर वालों का था कि उनको किस तरीके से, और लड़की का खुद का भी अपना ये अधिकार था।
मौलिक अधिकार, जबकि मौलिक अधिकार था गरिमा में मौत का, यानी कि जो भी अंत्येष्टि होनी है उसको सम्मान के साथ उसके शरीर की लास्ट क्रिया जो होती है, मुखाग्नि देना, दफनाना, सम्मान के साथ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ। कहीं ना कहीं कमी तो है ये चीज़ की, जो हाथरस में आपने देखा है बहुत बड़ी कमी थी, बड़े स्तर की कमी थी। अब बाकी बात क्या थी क्या नहीं थी ये नहीं, परंतु ये जो ना तो हम डिसाइड करने वाली चीज़ें, परंतु ये गलत ही है। हम कुछ कह नहीं करते, हम अपनी बात तो रख सकते हैं, अपने विचार बिल्कुल रख सकते हैं कि क्या गलत था क्या सही था। और यहाँ पर ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे वो बता देनी चाहिए, जो चीज़ें हुई, हाल ही की घटना थी हाथरस वाली, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दी कि ये जो हुआ वो गलत था कहीं ना कहीं, क्योंकि उसकी लड़की को अधिकार था, लड़की को भी और उसके घर वालों की, कि लास्ट जो अंतिम क्रिया करनी थी वो उसके घर वाले करते, जिस तरीके से रीति रिवाज था। आप देखते हैं क्योंकि हमारे जो कानून है वो भी कितने से बड़ा कितना भी बड़ा अपराधी हो ऐसा नहीं करते कि उसकी जो लाश शरीर होता है उसके संग कोई अभद्रता करते हैं कि नहीं ये तो क्रूर था, अब मर गया, मरने के बाद भी उसे मारेंगे कि अब फांसी हो गई, अब इसके शरीर को काट पीट के फेंक दो, नहीं करते ना ऐसा। उसकी डेड बॉडी को फांसी देने के बाद उसकी अंतिम क्रिया के लिए उसके घर वालों को सौंप देते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करते कि नहीं ये तो इतना बड़ा मुजरिम था, अब फांसी तो दे दी गई, अब इसके बॉडी के संग भी पता नहीं क्या क्या करेंगे, काटो पीटो ये करो, नहीं करते ना इस तरीके से। समझ गए होंगे आप, तो ये बात क्लियर रखिएगा। साथ ही साथ और एक बात ये है कि विदेश जाने का अधिकार, ये जो हम विदेश का आवागमन करते हैं ना पासपोर्ट के थ्रू, पासपोर्ट होता है, वीज़ा होता है, जो भी हो, कहीं पासपोर्ट चलता है, वीज़ा चलता है, कहीं कहीं वीज़ा, तो हम जो है आवागमन करते हैं विदेशों से, देश से विदेश जाते हैं, वो अधिकार भी अनुच्छेद 21 में आता है। और ये बहुत फेमस केस है मेनका गांधी का तो आपने नाम सुना होगा, जो बीजेपी की, वर्तमान समय में बीजेपी ज्वाइन की हुई थी, और जो पिछली बार इलेक्शन हुए थे उसमें उनको मंत्री पद भी मिला हुआ था मेनका गांधी को, है ना। तो मेनका गांधी वर्सेस केंद्र मतलब यूनियन, तो उनसे संबंधित ये केस था 1978 का, आई थिंक 1978 का ही था, क्लियर बोल रही हूँ, नहीं तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा कब था। परंतु ये जो विदेश जाने का अधिकार, क्योंकि इतना, हाँ 1978 है, आई थिंक 78 ही है, तो 1978 में ये वाद आया मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि हमारी यूनियन ऑफ इंडिया कौन, हमारा केंद्र। तो विदेश जाने के अधिकार क्लियर किया गया कि विदेश जाने का अधिकार भी है हमें, अपने रोजगार के लिए, आज़ादी के लिए, खुशली शास के लिए, हम जहाँ चाहे आ जा सकते हैं, सिर्फ राज्यों में नहीं, हम विदेश भी जा सकते हैं। और ये बहुत फेमस केस था और इसको पूछा भी जाता है। तो मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, और इसी में ये वर्डिक्ट आया कि विदेश जाने का अधिकार भी मौलिक अधिकार से संबंधित है, और वो भी अनुच्छेद 21 में रखा गया। ठीक है, क्लियर हुई ये बातें। साथ ही साथ ये जो अधिकार है अनुच्छेद 21, ये गैर नागरिकों को भी, गैर नागरिक अर्थात जो हमारे देश में निवास नहीं करते, ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे देश में सिर्फ वही लोग हों जो यहाँ के नागरिक हों, बाहर के देशों से घूमने भी आते हैं ना। तो ये जो अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये गैर नागरिकों को, आप विदेशी कह सकते हैं, फॉरेनर कह सकते हैं, जो चाहें आप कहें, उनको भी प्राप्त है। ऐसा नहीं है कि आप उनको पकड़ लेंगे ऐसे ही बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के पकड़ लेंगे। अगर आप उनसे कुछ पूछताछ करते भी हैं तो उनके भी अपने कुछ राइट्स हैं, और ये अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। क्लियर रखिएगा आप ये बात, ठीक है। और एक और है अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का क्या है, 21 का ए भी कह सकते हैं, 1 भी कह सकते हैं, 21 का याद रखिएगा, 21 कै कबूतर, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, यानी कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तब ये अधिकार नहीं था शिक्षा का अधिकार,
इसको 86 अमेंडमेंट यानी कि 86वें संविधान संशोधन कब हुआ था? ये 86वां संविधान संशोधन 2002। पूछा जा सकता है कि जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार, शिक्षा का मौलिक अधिकार, पूछ सकते हैं किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 21 क में है। और कब, क्या ये मूल संविधान में था? नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जब हमारा संविधान बना था, जब इसको लागू किया गया था, तो ये नहीं था। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में इस शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया। अब इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें बात क्या कही गई है शिक्षा के अधिकार में? राज्य अर्थात हमारा देश या राज्य, जो भी देश, यहाँ पर आप देखते हैं पॉलिटिक की भाषा में देश को राज्य कहकर संबोधित किया जाता है। ठीक है, हर सब्जेक्ट की, सभी सब्जेक्ट की अपनी कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिनके बारे में आपको पता रहना ज़रूरी होता है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि वो देश ही दे या केंद्र ही लिखे, वो राज्य भी लिख सकते हैं। अब आप राज्य सोचे, स्टेट आप वर्तमान समय में जो देखते हैं ना, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, इस तरीके से समझे। नहीं, राज्य से यहाँ तात्पर्य देश से होता है। ठीक है, तो कुछ शब्दावलियाँ होती हैं जिनको पता होना ज़रूरी है। हो सकता है वो शब्दावली दे ले, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, परंतु वो शब्दावली भी वहाँ लिखती हूँ, क्योंकि वो शब्दावली ही देते हैं ज़्यादातर। क्योंकि अगर आप हिंदी मीडियम से कर रहे हैं तो आपको वो सब शब्दावलियाँ भी पता होनी चाहिए। अब आप उनको तो दोष देंगे नहीं कि आपने कैसा लिख दिया। और एक बात बताऊं, कहते हैं कि ये सिलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, ये आपको लेने की प्रक्रिया नहीं होती, निकालने की होती है। वो ये छांटते हैं कि बेहतर कौन है। इतने बड़े स्तर पर फॉर्म भरे जाते हैं तो वो बहुत बारीकी से पेपर चीज़ों को देख के सेट करते हैं क्या शब्द लिया जाए। इसलिए आपको जो बड़े बड़े भारी भारी शब्द लगते हैं बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। सबकी अपनी, इकोनॉमिक्स देखते हैं उसकी अपनी शब्दावली है, हिस्ट्री देखेंगे उसकी भी कुछ अपनी शब्दावलियाँ हैं, है ना। तो यही है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष यानी कि 6, जिनकी आयु 6 वर्ष से 14 वर्ष है, राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क, यानी कि निःशुल्क से तात्पर्य फ्री, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इस प्रकार प्रदान करेगा, किस प्रकार? जो राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कार्य विधि के द्वारा ही किया जाता है, एक नियम कानून के तहत ही किया जाता है। तो राज्य को ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है और राज्य इस तरीके की विधि के द्वारा, इस तरीके के प्रक्रिया के द्वारा, विधि के द्वारा ऐसा निर्धारण करेगा, इस तरीके से काम करेगा कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सके। आप देखते हैं आंगनबाड़ी वगैरह में, गवर्नमेंट स्कूल में 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, देखते हैं ना। तो ये गवर्नमेंट से ये कहा गया कि शिक्षा का अधिकार भी हमारा मौलिक अधिकार है। और जिसको जोड़ा कब गया? 2002 में। कौन सा अमेंडमेंट, कौन से संशोधन के द्वारा? 86वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए आप 19 और 21 को, 21-1 को आप एक साथ जोड़ के पढ़ सकते हैं, क्योंकि 19 में क्या बात की गई थी? आपने 19 पढ़ा होगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और आप अभिव्यक्ति एकांत यानी कि चुप रहकर भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको अभिव्यक्ति करनी हो, आपको अभिव्यक्ति करने में ऐसा नहीं है भाई बहुत से तो शोर मचा के करते हैं, मेरे संग ऐसा क्यों किया, ये गलत है। बहुत से चुप रहकर भी करते हैं, एकांत में जाकर भी कर सकते हैं, अकेले चले गए। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपस में मेल खाते हैं, तो इन दोनों को आप साथ में पढ़ सकते हैं, 19 और 21-1 को। ठीक है, 21। और ये पूछा भी गया है आई थिंक बैक में, पहले प्रीवियस में पूछा भी गया है एग्जाम्स में कि किस अनुच्छेद को एक साथ पढ़ा जा सकता है। ठीक है, एक ये 21 और 22, ये दोनों स्वतंत्रता के महत्व को प्रकट करते हैं कि नागरिक के लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व है। अनुच्छेद और 21-22 इस बात को प्रकट करते हैं। अब हम ये देखते हैं, ये 15, 16, 19, 29 और 30 क्या है? ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे ये नंबर लिखे हैं 15, 16, 19, 29 यानी कि 29 और 30। ये वो अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अर्थात हम अगर भारत के नागरिक हैं तभी हमें ये वही अधिकार है जो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों को, सिटीजन को प्राप्त है।
ठीक है, आपसे पूछा भी जा सकता है कि कितने ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों को ही प्राप्त हैं। तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है। अब आपने 21 देखा, ये बाहर के लोगों को भी प्राप्त है ना, कोई बाहर से आता है तो विदेशी, फॉरेनर, जो भी आप कहना चाहे, गैर नागरिक, तो उनको भी प्राप्त है। तो ये 5 अधिकार वो हैं सिर्फ जो हमारे देश के नागरिकों को ही प्राप्त है। आई थिंक जो मैं आपको समझाना चाहा है इस पूरे स्वतंत्रता के अधिकार में, अनुच्छेद 21 में, आप वो समझ गए होंगे। कोशिश तो पूरी की है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।